नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। आप देख रहे हैं मुद्दा और आज मुद्दा में बातचीत करेंगे योगी के चुनावी एजेंडे की। वर्ष 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। वक्त है अभी, लेकिन राजनीतिक तैयारियों के लिहाज से पार्टियां अभी से कमर कसने लगी है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव जो 2027 में प्रस्तावित हैं, उसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपना मॉडल या एजेंडा फिक्स कर लिया है। चुनाव में भले ही अभी सालों का समय बाकी हो, लेकिन राजनीतिक दलों ने अपने अपने एजेंडे पर काम भी करना शुरू कर दिया है। एक और मुख्य विपक्षी पार्टी यानी समाजवादी पार्टी है, जहां पीडीए के सहारे, पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक के सहारे अपनी चुनावी नैया पार लगाने की वह जुगत में जुटी है, तो वहीं दूसरी ओर सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी और उनके तरफ से योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर हिंदुत्व के एजेंडे को धार देने में जुट गई है। बीजेपी इस चुनाव में राम के नाम और महाकुंभ के काम पर सीएम योगी के नेतृत्व में देश के सबसे बड़े सूबे में जीत की हैट्रिक लगाना चाहती है। यूपी में बटेंगे तो कटेंगे के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने संभल हिंसा और बांग्लादेश का जिक्र करते हुए बाबर और डीएनए की बात कर सियासी पारा हाई कर दिया था। सीएम योगी के इस बयान को 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव के एजेंडे से जोड़कर देखा जा रहा है, जिससे साफ है कि यूपी का अगला चुनाव भी सनातन और धर्म के कार्ड पर ही लड़ा जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने 403 विधानसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश को हिंदुत्व की प्रयोगशाला बनाकर हैट्रिक लगाने की कोशिश करने की तैयारी कर ली है, जिसके साथ आगामी चुनाव का एजेंडा सेट हो गया है। ऐसे में आने वाले समय में प्रदेश की सियासत और गर्मा सकती है। इसे लेकर पक्ष और विपक्ष में जोरदार टक्कर देखने को मिल सकती है। बीजेपी जहां आने वाले चुनाव में धर्म कार्ड के सहारे आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के पास पीडीए यानी पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक का कार्ड है। लेकिन यहाँ भी मुस्लिम वोटों को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच खींचतान शुरू हो गई है। दोनों दल एक दूसरे को मुस्लिमों का सबसे बड़ा हितैषी दिखाने में जुटे हैं। इसकी एक झलक हाल ही में संभल को लेकर देखने को मिली, जब सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने संभल के बहाने कांग्रेस पर हमला बोला, तो 4 दिसंबर को राहुल और प्रियंका संभल के लिए निकल गए थे। समाजवादी पार्टी यह हरगिज नहीं चाहती कि संभल और अल्पसंख्यकों के मुद्दे पर कोई और बाजी मार ले जाए, जिससे 2027 के लिए उनकी राह मुश्किल हो जाए। ऐसे में अखिलेश यादव अल्पसंख्यकों के साथ साथ पीडीए में शामिल एक और दलित वर्ग को भी आगे बढ़ा रहे हैं। जाहिर है कि यूपी में 2027 की लड़ाई धर्म वर्सेस पीडीए के खेमे में बटी नजर आ रही है। तो योगी आदित्यनाथ का चुनावी एजेंडा यानी हिंदुत्व के एजेंडे को धार देना, और क्या जीत की हैट्रिक के लिए तैयारी कर ली गई है? सनातन और धर्म का यह चुनावी दांव किस पर भारी पड़ेगा? क्या इशारा साफ है कि समाजवादी पार्टी बैकफुट पर रह जाएगी, या फिर पीडीए के समीकरण से समाजवादी पार्टी भी फ्रंट फुट पर खेलने की कोशिश कर रही है? मुसलमानों पर भी डोरे डाले जा रहे हैं, लेकिन मुसलमान किसके हैं, किसके तरफ जाएंगे? कांग्रेस, समाजवादी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ेगी, कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा, ये सब बाद की बातें हैं। लेकिन मुद्दा यह है कि आखिर क्या योगी का चुनावी एजेंडा फिक्स है? और अब वही बात, क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व की डगर पर इस कदर निकल गए हैं कि और सारे मुद्दे गौण हो गए हैं, और क्या इसी से हैट्रिक लगाई जाएगी या लगाई जा सकती है? इसी मुद्दे पर आज हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के तरफ से बतौर प्रवक्ता गौरव मिश्रा साहब जुड़े हैं। वहीं हमारे साथ समाजवादी पार्टी के तरफ से बतौर प्रवक्ता नेता संत कुमार पासी साहब भी जुड़ गए हैं। आप दोनों खास मेहमान का स्वागत है। गौरव जी, शुरुआत आप ही से करते हैं। लगातार कंसेक्यूटिवली सेकेंड टर्म आप ही का है और हैट्रिक लगाने की तैयारी। आमतौर पर हम क्रिकेट में देखते हैं बॉलर्स को गजब की बेकरारी होती है हैट्रिक लगाने के लिए, यदि 2 विकेट साथ में निकल जाए। क्या वही सारे समीकरण पॉलिटिकली हम देखें तो उत्तर प्रदेश की सियासी पिच पर आपके लिए है? क्या आपको लगता है कि आपके पास एक ऐसा ट्रम्प कार्ड या कहे धर्म कार्ड मिल गया है जिसके चलते बहुसंख्यक हिंदू आबादी आपके पक्ष में रहेगी और इससे आपको काफ़ी हद तक और काफ़ी समय तक संभवतः फ़ायदा
मिल सकता है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ साहब के बोल इशारे साफ हैं, हिंदुओं एकजुट रहो। ओपनिंग कमेंट आप ही से मिश्रा साहब। सर अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। मिश्रा साहब आपकी आवाज हमें नहीं आ रही, ट्राई कीजिए। अभी आ रही है? हाँ आ रही है, प्लीज सर गो अहेड। हाँ आ रही है, गो अहेड। देखिए भारतीय जनता पार्टी के लिए कभी भी धर्म कार्ड नहीं होता है। धर्म हमारी आत्मा का प्रवाह है, वो हमारी चेतना का प्रवाह है, हमारी पार्टी का, और धर्म के अनुसार ये पार्टी चलती है। इसीलिए हमें एक से एक नेतृत्व मिलता है, चाहे वो पूरब में हेमंत बिस्वा शर्मा हो, या फिर उत्तर प्रदेश में खुद योगी आदित्यनाथ हो, या फिर महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस हो, और या फिर पूरे देश के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए एक नेता नरेंद्र मोदी मिलते हैं। वो उसी धर्म से ही निकलते हैं। और रही जहां तक बात 2027 में, तो हर बॉल पे हम छक्का लगाने के लिए तैयार हैं। हम किसी भी चुनाव को जीतने के लिए तैयार हैं। हम चुनाव में जीतने के लिए उतरते हैं और जनता का विश्वास जीतने के लिए उतरते हैं, और कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते, बंटवारा नहीं करते। वहीं विपक्ष बंटवारे के फार्मूले खोज रहा है, नए नए तौर तरीके इजाद करता है और उसको इम्प्लीमेंट करता है, चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य के माध्यम से करता हो, चाहे वो अबू आदमी के माध्यम से करता हो, या फिर अभी सुमन जी के माध्यम से जिस तरह से आपने संसद के अंदर में देखा। तो एक तरह से कैसे एक बहुसंख्यक समाज में बंटवारा किया जाए, तुष्टीकरण के आधार पर कैसे मुसलमानों को अपनी तरफ एक वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया जाए, वहीं भारतीय जनता पार्टी इसमें कभी विश्वास नहीं करती। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबके विश्वास पर चलती है ये पार्टी। और यही वजह है कि आज उत्तर प्रदेश आप देखिए, जहां 5वीं, 6वीं, 7वीं अर्थव्यवस्था होता था 2017 तक, आज देश की दूसरी अर्थव्यवस्था बनकर के खड़ा है। जहां 14वें स्थान पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में था, आज पहले स्थान पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में है। 44 प्रदेश देश की ऐसी केंद्र की योजनाओं में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। रिकॉर्ड एफडीआई लेकर के उत्तर प्रदेश आज खड़ा है। सर्वाधिक एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में बने हैं। धर्म के उस सांप्रदायिक एंगल को मीडिया न खोजे जिसमें तनाव ही केवल दिखाया जाता हो स्क्रीन पर, जिसमें केवल उपद्रव दिखाया जाता हो। ये पक्ष भी भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धियों के साथ जुड़ता है। तो इसी धर्म की राजनीति के आधार पर, धर्म का राजनीति का हिस्सा हमारा नहीं होता है, लेकिन चूंकि मीडिया बार बार इसको उठाता है, तो मैं इसको स्पष्ट करना चाहूंगा कि हम धर्म के मार्ग पर ही चलते हैं। धर्म के मार्ग पर चलने के बाद ही ऐसी उपलब्धियां आती है। कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते, किसी भी रोजगार में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते, बंटवारा नहीं करते। 87 में 57 एसडीएम एक जाति से नहीं बनाते। तो आज ये जो अवसर मिला है, प्रदेश की जनता ने जो आशीर्वाद किया है, यह आशीर्वाद 2027 में भी इससे भी कई गुना ज्यादा बढ़कर के मिलेगा, हमारा विश्वास है। और जिस एमवाई समीकरण पर समाजवादी पार्टी राजनीति करती है, वो दरकता हुआ आपको दिखाएगा 2027 में। ये दोनों पिलर भी उनके ध्वस्त हो जाएंगे। ठीक है, दोनों पिलर भी हमारे साथ आएंगे। नहीं ठीक है, आंकड़े और रोजगार पर चूंकि आपने जिक्र किया, चलिए वो बाद में आएंगे उसके ऊपर। रोजगार की भी बात में देखिए, आप ही के शासन वाला राज्य मध्य प्रदेश जिक्र कर ही देते हैं। क्या गजब है कि अब वहाँ पर बेरोजगार नहीं कहलाए जाएंगे, आकांक्षी युवा कहला जाएंगे। टर्म तो बहुत बढ़िया है, उसके लिए हम आपको बधाई भी देते हैं। हमारे साथ पासी साहब भी जुड़े हुए हैं। पासी साहब देखिए, राह तो आपके लिए मुश्किल उसी वक्त से हो गई थी जब 2017 में भारतीय जनता पार्टी का शासन उत्तर प्रदेश में आगाज हुआ था, काफ़ी अंतराल के बाद। लेकिन सेकेंड बार भी उन्हीं की जीत और अब हैट्रिक लगाने की तैयारी। आपका समीकरण पीडीए आप ही का है, लेकिन क्या वह पीडीए आप ही के साथ है या मौका पाकर भारतीय जनता पार्टी के साथ भी हो जाता है? आप कितने आश्वस्त हैं कि इस बार थर्ड टर्म भारतीय जनता पार्टी को आप नहीं बनाने देंगे, या फिर आपके समीकरण इतने हिट हैं कि जो तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप आप भारतीय जनता पार्टी पर लगाते हैं, धर्म के एजेंडे की भी बात कहते हैं, उससे पार पाके आप अन्य तर्क संगत मुद्दों के साथ अपनी चुनावी नैया पार लगा सकते हैं? पासी साहब देखिए सर, ये धर्म की राजनीति करें, सनातन की राजनीति करें या कोई राजनीति करें, इनसे हमको मतलब नहीं है। समाजवादी पार्टी सबको साथ लेकर चलती है और चलना चाहती है। वो किसी भी कोई भी धर्म के लोग हों, सभी लोगों का सम्मान भी करते हैं। और हम समाजवादी की पार्टी उत्तर प्रदेश में 4 बार रही।
चारों बार के हमारे कार्य आज तक दिखते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता एक रटी रटाई बात, हिंदुत्व धर्म, हिंदू मुसलमान, बाबर, औरंगजेब, इसके अलावा इनके पास कुछ नहीं। अगर इनसे पूछ लिया जाए कि इन्होंने शिक्षा के लिए क्या किया, तो इनके पास जवाब नहीं है। इनसे अगर पूछ लिया जाए कि इन्होंने रोजगार के लिए क्या किया, तो इनके पास कोई जवाब नहीं है। अगर इनसे बात बेरोजगारी पे किया जाए तो ये पाकिस्तान की बात करते हैं। इनसे बात अगर चिकित्सा की किया जाए तो ये बात बांग्लादेश की करते हैं, बड़े बखूबी से। तो कुणाल सर जी, समाजवादी पार्टी को इनके नीतियों से मतलब नहीं है। समाजवादी पार्टी जो भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा पीडीए जी, लगभग 85-90% लोगों का ये हिस्सा है, उनको साथ लेकर चलना चाहती है और हम उसी पे हैं। और ये कमजोर वर्ग के लोग, ये कमजोर लोग हैं। किसी जात विशेष से इसका कोई खास मतलब नहीं है। ये कमजोर लोग जो सताए गए हैं, जो दबाए गए हैं, जो पिछाड़े गए हैं, जो पिछड़ गए हैं, इन लोगों को हम साथ लेकर चलते हैं। और हमारे पार्टी का और हम लोग सभी लोगों का स्टैंड बिल्कुल साफ है। अगर हम सत्ता में आते हैं तो हम कमजोर लोगों के लिए पहले काम करेंगे, जो सताए गए हैं, जो दबाए गए हैं, जो पिछाड़े गए हैं, उनको आगे ले जाने का काम करेंगे। और सभी धर्मों का भी समाजवादी पार्टी सम्मान करती है, लेकिन हम और समाजवादी पार्टी किसी एक धर्म विशेष को लेकर नहीं चलते हैं। ठीक, क्योंकि हमारे देश का संविधान धर्मनिरपेक्ष है और हम लोग भी धर्मनिरपेक्ष हैं। सभी धर्मों का सम्मान है, हम किसी एक धर्म विशेष को लेकर के नहीं पासी साहब, लेकिन आप चलिए बात कह रहे हैं तो एक सवाल हम आपसे इसी बार पूछ ही लेते हैं। आपको लगता है कि अब जनता को भी भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा पसंद आने लगी है? जनता इज लाइकिंग इट, आपको लगता है? क्योंकि लगातार यदि उसे समर्थन मिल रहा है, जनता उन्हें वोट दे रही है, तो फिर अब आपके पास क्या काट रह पा जाता है? देखिए सर, जनता अब समझने लगी है। 2024 से उसने जो है अपना नजरिया स्पष्ट करना शुरू कर दिया है। वो समझने लगी है और ये भी जान गए हैं कि इनका धार्मिक मुद्दा फ्लॉप हो रहा है। इसीलिए ये धीरे धीरे अपना फिर से वो राग अलापना इन लोगों ने शुरू किया है। और जनता इनके बहकावे में नहीं आएगी, लेकिन क्योंकि जब हमने ग्रेजुएशन किया था तो उस समय 3300 रुपए में हमारा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया था। और ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बताएं कि आज एक कोई भी छात्र ग्रेजुएशन कितने पैसों में कंप्लीट करेगा? क्या एक गरीब आदमी, एक गांव का आदमी वो मतलब ग्रेजुएशन क्लासेस में आसानी से प्रवेश ले सकता है या कर सकता है? जो गांव से आता है, जहां से डिग्री कॉलेज की दूरी 10 किलोमीटर या 15 किलोमीटर है, वो कैसे आएगा और कैसे इनकी फीस भरेगा? इस पे कभी इन्होंने कोई विचार किया? ठीक, शिक्षा के लिए सरकार, इसको कल्याणकारी सरकार हम तब मानते जब शिक्षा के लिए ये प्रोत्साहित करते हैं लड़की लड़कों को और उनको विशेष सुविधा देते। ठीक है पासी साहब। गौरव साहब, देखिए, भले ही आपके लिए जो चुनावी पिच है अभी के माहौल में बहुत मुफीद है, तैयार आप हैं बेशक, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा इलेक्शन मोड में रहती भी है, लेकिन आपको लगता है कि चूंकि जो हिंदुओं के पक्ष में आप बात करते हैं, इससे उनके मन की भावना में आपके प्रति जो विश्वास बनता है, उसके चलते लोग यदि कुछ कमी बेसी रह भी जाती है अन्य विकासात्मक योजनाओं पर, तो उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं जाता है लोगों का? आपको लगता है क्योंकि आस्था एक इतनी प्रबल प्रवृत्ति लोगों के मन के भाव हैं कि उसके आगे बहुत सारी चीज़ें छुपी दबी रह जाती, क्योंकि यदि आंकड़ों रोजगार के बारे में आपने बात की थी, तो एक नीति आयोग की रिपोर्ट यह भी कहती है कि पर कैपिटा इनकम के हिसाब से उत्तर प्रदेश काफ़ी पीछे है, बेरोजगारी के मामले में भी काफ़ी हद तक वो पीछे है। ऐसे में बहुत सारे जो मूलभूत मुद्दे हैं जनता से जुड़े हुए, उन सारी चीज़ों का एलिवेशन या इन्फ्लेशन की भी बात कर लीजिए, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं छुप जाती हैं एक
वेल के पीछे और धर्म इतना प्रबल होता है कि उनको समाहित कर लेता है? आप इससे इत्तेफाक रखते हैं या फिर आप डिफर भी कर सकते हैं मिश्रा साहब? नहीं, मुझे लगता है कि देखिए धर्म को आप क्योंकि पॉलिटिक्स से एक जो तिकड़मी राजनीति होती है उससे जोड़ना ठीक नहीं है। हमेशा देखिए हिंदू धर्म सहिष्णु रहा है और आपको हिंदू धर्म के लोग सभी दल में मिल जाएंगे। यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी में भी बहुत से विषयों पर विरोध करते हुए अपनी असमर्थता दिखाते हुए दिख जाएंगे। मुझे नहीं लगता है कि किसी भी प्रकार का एक्सट्रीमिज्म कट्टरपंथ है हिंदू धर्म में। वहीं अन्य मजहब में आपको ये दिखाई देता है कि सियासत के लिए, सत्ता के लिए उसका प्रयोग लगातार पिछले लोकतंत्र जब से भारत में आया है आप देख सकते हैं, चाहे कांग्रेस ने किया हो या उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी करती हो, बिहार में राष्ट्रीय जनता दल पार्टी करती हो, डीएमके करती हो या फिर पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस करती हो, आप देख सकते हैं कि किस कट्टरपंथ तरीके से मुस्लिम वोट को एकत्रित करने के लिए अपने आप को पूरी तरह से झोंक देते हैं। यहाँ तक कि समाजवादी पार्टी का विधायक यहाँ तक कहता है कि मुझे तो मोहम्मद मुन्ना यादव कहा जाता है, मैं तो मोहम्मद मुन्ना यादव, मतलब ये हर सब कुछ करने के लिए तैयार है, साक्षात दंडवत करने के लिए तैयार है, बस इसी तरह से इनको उनका वोट बैंक मिल जाए। तो एक ही अनार की ये सारे बीमार है। वहीं जब ये सत्ता में रहे हैं, हिंदू मानदंडों को, हिंदू परंपराओं को, हिंदू संस्कृति को केवल रौंदने और कुचलने का काम किया है। अपरोक्ष रूप से भारत के संविधान को शरियामय करने का प्रयास किया है, छद्म तरीके से भारत को पाकिस्तान में पुनः परिवर्तित करने का काम किया है। तो ये जो षड्यंत्र हिंदुओं के साथ हुआ, बहुसंख्यक समाज के साथ हुआ, इस पर कोई बोलता नहीं था, मौन धारण करके सारे लोग बैठे रहते थे। समाजवादी पार्टी ने ही तो हिंदू कारसेवकों के ऊपर गोलियां चलवाई थी, कांवड़ यात्रा रुकवाई थी, साधु संतों को जेल में बंद करवाया था। ये हम हमेशा हर मंच पर इन बातों को उठाते रहते हैं और हिंदू जनमानस इस बात को जानता है। और जब हिंदू समाज की चेतना जागृत हुई और उसने अपनी सरकार बनाई और कुंभ में किसने मरवाया? कुंभ की घटना किसने करवाया? समाज हुआ। अरे मिश्रा जी, कुंभ की घटना किसने करवाया? 70 वर्ष तक ठीक है, क्या एक मिनट, लेकिन उनके विकास को लेकर ठीक है, कोई काम नहीं किया। ठीक है मिश्रा साहब, इसीलिए उन आंकड़ों को देखिए, जो विकास की सर्वाधिक लाभार्थी हैं उसी वर्ग से आते हैं। ठीक है, क्या क्या पूछ रहे हैं आप पासी साहब? आप कुछ सवाल पूछ रहे हैं क्या? बताइए। मिश्रा जी अभी बोल ही रहे हैं, बता देंगे, जवाब भी दे देंगे। मिश्रा जी से हम ये जानना चाहते हैं कि पूछ लीजिए। उन्होंने बताया कि कांवड़ियों पे गोली चला दिया समाजवादी पार्टी ने, कार सेवकों पे गोली चला दिया समाजवादी पार्टी ने, तो ये भी बता दें कि कुंभ की घटना किसने करवाया? जो कुंभ मेले में लोग हताहत हुए, वहां तो इन्होंने मुसलमानों पे भी प्रतिबंध लगा दिया था जाने के लिए, उसको किसने कराया? कुंभ में आने वालों की संख्या ये लोग जानते हैं, बताते हैं 64 करोड़ 66 करोड़, और मरने वालों की संख्या इनको नहीं पता होती है। ठीक है, वहाँ हताहत कितने हुए? ठीक है, बोलिए मिश्रा साहब। ना गुम होने वालों की संख्या इनको पता है। ठीक है, देखिए कुणाल जी, पासी साहब का मैं जवाब देता हूँ। उस पर एक जुडिशियल इंक्वायरी चल रही है और उसकी रिपोर्ट फाइनल आ जाएगी तो जरूर वो भी सब कुछ पता चल जाएगा कि किन कारणों से कैसे कैसे हुआ। जहां तक संख्या की बात है, सरकार ने ये संख्या घोषित की है और वही सत्य संख्या है। अगर कुछ भी असत्य है उसमें और कहीं से भी जानकारी मिलती है, क्योंकि हजारों कैमरे, हजारों मोबाइल, तमाम सारी सूचनाएं हैं, कहीं ना कहीं से ये इनको उठा करके लाना चाहिए था अगर कोई ऐसा प्रमाण मिलता। और इस तरह का भ्रम फैलाना समाज में ये ठीक नहीं है। और रही स्टैम्पिड की जहां तक बात है, तो स्टैम्पिड तो दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, उसको कभी भी राजनीतिक एंगल से नहीं देखना चाहिए। यद्यपि इनकी सरकार में भी जब आजम खान साहब उस मेला को संचालित कर रहे थे, कुंभ मेले को, तो 42 लोग दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से स्टैम्पिड में मारे गए थे। तो क्या हम तुलना करें स्टैम्पिड का? आपके में तो ज्यादा थे, मेरे में कम थे। इस तरह के तुलनात्मक बात नहीं करनी चाहिए। ठीक है। हाँ, हमारी उपलब्धियां क्या है, उसके बाद आप देखिए किस तरीके से जन सैलाब उमड़ता है। सरकार हर फ्रंट पर खड़ी रहती है व्यवस्था करने के लिए, उसकी सराहना करनी चाहिए, ना कि उसमें छिद्रान्वेषण करना चाहिए। हमने तो कभी नहीं कहा कि आपने मुलायम सिंह जी की मूर्ति क्यों लगवा दी वहां पर। ठीक है, हमने तो कभी नहीं कहा कि आप वहां पर मुलायम सिंह की पूजा क्यों कर रहे हैं। हमने तो राजनीति का अड्डा नहीं बनाया। ठीक है, आपने तो राजनीति का अड्डा मिश्रा साहब। ठीक है मिश्रा साहब, यह बताइए कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जो झटका आपको लगा था, क्या अब आगामी विधानसभा चुनाव में उस झटकों की गूंज या दरारें नहीं दिखाई देगी? कहने का मतलब स्पष्ट है कि जो दिक्कतें आपको उस वक्त आई थी, क्या अब आगे नहीं आएंगी? क्योंकि जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ साहब के ही हम कुछ बयान सुनते हैं तो उनमें कुछ शब्द हैं जो वो कहते हैं,
बटेंगे तो कटेंगे। एक और नया टैगलाइन संभवतः इस बार आएगा, जहां राम के नाम और महाकुंभ के काम पर भी संभवतः, मैं अभी इस पर मुहर नहीं लगा रहा हूं, वोट मांगे जाएंगे। तो ऐसे में आपको लगता है कि वो सारी चीज़ें, वो गैप्स भर लिए गए हैं और जो आप कहे कि हिंदू जाग गया है, उसका फायदा आपको हो जाएगा? देखिए, भारत बहुत निर्णायक मोड़ पर खड़ा है, जहां पर उसको पूरे विश्व में अपनी संस्कृति को स्थापित करने का अवसर है, और इस संस्कृति को संपूर्ण समाप्त करने के लिए जो गिद्ध दृष्टियां हैं वो भी बैठी हुई हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश का चुनाव, जो आबादी की दृष्टि से दुनिया का छठा देश माना जाता, उत्तर प्रदेश का चुनाव बहुत महत्व रखता है। और मुझे लगता है कि उसमें वो सारे मुद्दे जो भारतीय जनता पार्टी लेकर के चल रही है, उन्हीं मुद्दों पर हम जाएंगे। और जैसा आपने कहा, 2024 का जो परिणाम था लोकसभा का, वो संतोषजनक नहीं था। ईमानदारी से हम स्वीकार करते हैं, हमारे यहाँ कमियां थी और उन कमियों को दुरुस्त किया गया। तत्पश्चात आपने देखा किस तरह से हरियाणा का, महाराष्ट्र का, दिल्ली का और यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश के अंदर भी 10 में से 8 उपचुनाव, उसमें भी कुछ सीटें कुंदरकी जैसी, जहाँ पर बहुसंख्यक समाज में मुस्लिम वोट है और वो भी भारतीय जनता पार्टी के साथ आया। तो मुझे कोई गुरेज नहीं है कहने में कि 2027 का चुनाव हम प्रचंड बहुमत के साथ, इससे भी ज्यादा बहुमत के साथ हम जीतेंगे। ठीक है मिश्रा साहब, फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएगी। ठीक है मिश्रा साहब। पासी साहब, अब आप भी बता दीजिए, यही सेम सवाल हम आपसे भी करते हैं। आपको जो मोमेंटम लोकसभा चुनाव में मिला था, क्या वह मोमेंटम आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में आपके पक्ष में रहेगा? क्योंकि बीच के एक गैप टाइम पीरियड में जिस ओर मिश्रा साहब ने इशारा किया, हरियाणा की बात की, महाराष्ट्र की बात की, उपचुनावों की बात की, उसमें तो सेंध लग गई सर, आपको कुछ ज़्यादा फायदा हुआ नहीं। तो उस मोमेंटम को क्या आप दोहरा पाएंगे विधानसभा चुनाव में? क्योंकि चुनौती तो बड़ी है और वह आपके सामने खड़ी भी है। देखिए कुणाल सर, वो हमारी लोकप्रियता, हमारे पार्टी की लोकप्रियता जो 2024 में बनी थी जी, वो निरंतर बढ़ रही है। क्योंकि हम लोग जमीन पे हैं, हम देख रहे हैं कि क्या हो रहा है यहाँ। देखिए, हम आपको बताने, मिश्रा जी कितने भी दावा करें, भारतीय जनता पार्टी कितना भी दावा करे, लेकिन हमारे यहाँ जो एक नए जिले का सृजन हुआ था, श्रावस्ती जिला, श्रावस्ती जिला ही श्रावस्ती जिला बहराइच जिले का ही एक हिस्सा है, उसमें से ही बना था श्रावस्ती। वहाँ पे श्रावस्ती जिले का मुख्यालय है भिनगा, उसका नाम है भिनगा जी, जो बहराइच से 30 किलोमीटर दूर उत्तर साइड में पड़ता है, उत्तर दिशा की तरफ। वहाँ पे लोग, आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्होंने अपने जीवन में रेलगाड़ी नहीं देखा। ये बात, उनका स्टेटमेंट कई बार उन लोगों का, जिन लोगों ने नहीं देखा है, उनका अखबार में आ चुका है। वहीं से इनके सांसद थे दद्दन मिश्रा जी। दद्दन मिश्रा जी के समय में जो है, ये लोगों का स्टेटमेंट आ चुका है कि उन्होंने अब तक रेलगाड़ी नहीं देखा है। तो हमारा जिला यानी श्रावस्ती और बहराइच एक गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में हम पिछड़े हुए जिले के हैं। और मिश्रा जी की पार्टी और सरकार ये निरंतर दावा करते हैं इन्होंने बहुत काम किया, बहुत विकास किया, लोग चांद पर चले गए इनके ही समय में। तो हम ये जानना चाहते हैं कि आप आज तक उन लोगों के लिए क्या किया जो श्रावस्ती जिला के लोगों ने अभी तक रेलगाड़ी नहीं देखा। ठीक है, ये जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी की है या इनकी सरकार जो केंद्र में 11 साल से है, 11-12 साल से है? संभवतः आपने उल्लेख कर दिया पासी साहब, मिश्रा साहब भी सुन रहे हैं, तो विकास की धारा में कौन जाने कि इस बार वो भी बेड़ा पार हो जाएगा। क्यों मिश्रा साहब? तो वहाँ से देखिए, वहाँ से सुन लीजिए, जवाब दे रहे हैं, सरकार का पक्ष, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रख रहे हैं, बोल लीजिए जल्दी से मिश्रा साहब। ये बात सही है कुणाल साहब की आजादी के 70 वर्ष बाद भी नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारे क्षेत्र में, कोकराझार, डिब्रूगढ़, उधर के क्षेत्रों में लोगों ने ट्रेन नहीं देखी थी। और लगभग 18,000 से ज्यादा गाँव में बिजली नहीं देखी गई थी। ऐसे सभी जगहों को जगमगा दिया गया है। जो उन लोगों ने ट्रेन नहीं देखी तो उन्होंने ट्रेन देख लिया है। लेकिन उत्तर प्रदेश का अगर कोई व्यक्ति ऐसा कहता है तो मुझे उसमें संशय लगता है। फिर भी अगर ये कह रहे हैं तो हम मिश्रा जी आप मालूम कर लीजिए ना, आपके कार्यकर्ता है यहाँ पर,
वो हाँ। कौन लोग हैं, किस कारण से ऐसा कह रहे हैं, मुझे नहीं लगता है। ट्रेनों की सुविधा आज उत्तर प्रदेश में बिछाई गई है। इसी सरकार में 70,000 किलोमीटर इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है। मिश्रा जी से अपने नहीं, ठीक है, उन्होंने मिश्रा साहब ने सुन लिया है, वो कहे हैं कि चेक कर लेंगे, मालूम कर लेंगे। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। यदि लोगों को सहूलियत हो जाए, आसानी, फ़ायदा हो जाए तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप दोनों खास मेहमान का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए 27 में अभी वक्त तो है, लेकिन तैयारियों के लिहाज से यदि देखा जाए तो सभी पार्टियों ने कमर कस लिया है, क्योंकि सत्ता में आने की चाहत तो सबको बनी ही रहती है। देखना यह इम्पॉर्टेंट है कि जनता एक बार फिर से क्या बीजेपी पर विश्वास जताती है या इस बार परिवर्तन चाहती है। मुद्दा में आज बस इतना ही। नमस्कार।